नमस्कार दोस्तों, आप सबका राष्ट्रीय एजुकेशन में स्वागत है। और राष्ट्रीय एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान का इतिहास प्रारंभ होता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। तो आज हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय एजुकेशन के प्रति प्रेम और स्नेह बनाए रखना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। तो दोस्तों क्या है कि इसको समझने के लिए अपन थोड़ा शुरुआत में, क्योंकि इतिहास जब मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में अगर इतिहास को बांटा गया है तो उस स्थिति में अपन को तीनों भागों को जानना जरूरी है, क्योंकि अपन प्राचीन सभ्यताएं जो पढ़ रहे हैं तो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता किस ऐतिहासिक मतलब किस काल की है। और उनको जानने के लिए हमें तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जो ये पहले इसको जानना जरूरी है दोस्तों। अपन इतिहास जो शब्द है, इतिहास का मतलब होता है पुरानी घटनाओं का संग्रह, यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी है, जो अतीत में घटित हो चुकी है, उन्हीं को अपन इतिहास कहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अपन बाद में चर्चा करेंगे, ये चीज़ें अलग है। मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अभी एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो आप टू द पॉइंट पढ़ें। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल नंबर 1 दोस्तों। नंबर 2 है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 पे हैं ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इनको समझने के लिए सबसे पहले अपन को इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, कितने टाइम पे ये थी, कितने पे नहीं थी। दोस्तों, इनका अगर देखा जाए तो इनको माना जाता है कि ये 25 लाख वर्ष पूर्व से 3000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। दोस्तों, ये क्या है कि इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य मतलब पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यानी कि ये अपढ़नीय है, यानी कि इसका कोई मतलब साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। यानी कि लिखित साक्ष्य, कहने का मतलब लिखित साक्ष्य, यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। तो अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों कि एज ए इसको पाषाण काल कह सकते हैं। पाषाण काल। दूसरी की बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो अपन को पता चल ही चुका है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक की तो किसको माना जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी अपना जो शुरुआती जो काल था मानव का, वो था प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि दोस्तों कि इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि कोई भी अगर लिखित साक्ष्य की अपन बात करें तो इस काल की अपन बात करें तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। अपन बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम है दोस्तों वो है 3000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, इसका काल ये है दोस्तों। आदि ऐतिहासिक की अगर बात करें तो इसका ऐतिहासिक की बात करें तो यह है 400
ईसा पूर्व से अब तक जो चल रही है, क्या अब तक, मतलब इसको कह सकते हैं अब तक कह सकते हैं, ईसा पूर्व से प्रारंभ कह सकते हैं, से प्रारंभ कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य तो मिले, इसमें क्या था कि लिखित साक्ष्य नहीं था, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध। अब लिखित साक्ष्य तो मिल गया, अब क्या लिखित साक्ष्य मिलने से ही औचित्य नहीं होता है दोस्तों। मेन चीज़ क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में। अब आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन जब लिखित साक्ष्य मिलने के बावजूद उसको अपन पढ़ नहीं सके तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपठनीय। ये अपठनीय यानी कि लिखित साक्ष्य कैसे मिला, अपठनीय। अब बात करते हैं अपन ऐतिहासिक काल की, तो इसमें भी, इसमें लिखित साक्ष्य मिला, इसमें भी मिला, और इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब इसमें लिखित साक्ष्य मिला जो पठनीय था, कैसा था, पठनीय था, मतलब उसको अपन पढ़ सकते थे, लेकिन इनके लिखित साक्ष्यों को अपन नहीं पढ़ सकते दोस्तों। अब जब इनके लिखित साक्ष्यों को अपन पढ़ ही नहीं सकते तो वो उसको क्या कह सकते हैं अपन, ये उस वक्त की बात है, ये जब सिंधु, अब बात करते हैं अपन सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में दोस्तों क्या था कि साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य, लेकिन उनको अपन पढ़ नहीं सकते थे। तो ये टाइम पीरियड कैसा था, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं अपन, या जो दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता भी इसी टाइम का काल था, मतलब इसी आदि ऐतिहासिक काल की मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता। हालांकि इसके बारे में अपन मैं अभी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे इसके क्या, कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तरों की खुदाई हुई थी, जो 2 स्तर तो कहते हैं कि अपने प्राग ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं, लेकिन जो 3 स्तर है वो आदि ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं, वो आगे मैं चर्चा करूँगा। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि जो आदि ऐतिहासिक काल है वो कालीबंगा सभ्यता भी इसमें ही माने जाते हैं। यानी कि उदाहरण की अपन बात करें तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वक्त जो आदि ऐतिहासिक काल था, इस टाइम पे लिपि चलती थी, लिपि मतलब लिपि, उसको कहते थे सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब सर्पिलाकार लिपि से कहते थे, जो दाएं से बाएं की ओर चलती थी, इसे ही बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते थे दोस्तों। कौन सी लिपि, बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते थे, जो सिंधु सभ्यता में ज़्यादा थी। इसको ही दोस्तों बुस्ट्रो क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेदन लिपि या गोमूत्र लिपि, इसी को ही सर्पिलाकार, इसी को ही गोमूत्र लिपि और बुस्ट्रो, जो तो आप लोग पढ़ते हो ना, बुस्ट्रोफेदन लिपि, उस टाइम पीरियड पे, कौन से टाइम पीरियड पे, आज ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपि मिली थी, उसे बुस्ट्रोफेदन लिपि मिली थी, उसी को अपन सर्पिलाकार लिपि, उसी को अपन गोमूत्र लिपि कहते हैं। यानी कि उस वक्त में, कौन से वक्त में, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के टाइम पे। मेन चीज़ दोस्तों मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि अपन राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ही पढ़ेंगे। अब प्राचीन सभ्यताएं पढ़ने के लिए दोस्तों क्या है कि अपन को जानना जरूरी है कि वो कौन से काल की है। तो अपन आगे अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता किस काल की थी, आज ऐतिहासिक काल की। इसका टाइम पीरियड कितना था दोस्तों, वैसे मतलब 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, किसका, इसका। अब इसके लिखित साक्ष्य थे, लेकिन उपलब्ध तो थे, लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते थे। अब ये इसीलिए इसको अपठनीय कहते हैं। और उस टाइम पे दोस्तों लिपि मिली थी, उस लिपि को अपन बुस्ट्रोफेदन लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्र लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये अगर उदाहरण की बात करें, यानी कि मैं इस वक्त में आदि ऐतिहासिक काल में, यानी सिंधु सभ्यता के काल में या कालीबंगा के समकालीन सभ्यताएं कौन सी रही है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं मेसोपोटामिया, जो किस पे थी, दजला
और फरात नदी के किनारे बसी हुई थी। दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही बसी है। अब तो हर सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई है। ऐसे ही अपने सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और अगर कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। और एक दोस्तों इसके समकालीन सभ्यता थी, मतलब ये जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ना, ये कालीबंगा और मेसोपोटामिया दोनों एक समकालीन सभ्यताएं रही है। उनका आपसी कुछ मिले अवशेष, यानी कि बेलनाकार मोहरें मिली है, जो मेसोपोटामिया में भी मिली है और कालीबंगा में भी मिली है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके जो समकालीन एक और सभ्यता है, उसका नाम है चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता ये भी होंगवो नदी के किनारे, होंगवो नदी के किनारे मिली है। अब और अपन अब बात करते हैं दोस्तों आधे मतलब ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। इसके लिखित साक्ष्य मिले जो पठनीय भी है। अब ये किस वक्त से मानी जाती है, अपन इनका तो कही दिया ना कि आदि ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता के वक्त का काल था, लेकिन ऐतिहासिक काल जो महाजनपद से शुरू होता है। अब दोस्तों मैं एक बार दोहरान कर देता हूँ, क्योंकि अब आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे पास ज़्यादा इतना बोर्ड नहीं है, नहीं मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है ताकि मैं उनको आगे बढ़ा दूँ और फिर बाद में करवा दूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। प्राचीन सभ्यताओं को समझने के लिए पहले इतिहास को जानना जरूरी है। अब इतिहास को अपने इतिहास को विश्व में इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला खंड है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा काल है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो अपन ने प्राग ऐतिहासिक काल को के अंदर क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी उपलब्ध नहीं थे, यानी कि अपठनीय थी। और अब बात कर यानी कि उसको उस टाइम पीरियड को कह सकते हैं पाषाण काल कह सकते हैं। और दूसरा जो खंड था इसका, यानी दूसरे भाग में जिसमें विभाजित किए थे, वो था आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले, यानी कि उनको लिखा तो गया है, लेकिन उनको अपन पढ़ नहीं पाए। तो लिपि कैसी थी, मतलब जो लिपि थी वो सर्पिलाकार थी। उसी लिपि को अपन गोमूत्र लिपि कह सकते हैं, उसी लिपि को अपन बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब इसमें क्या है कि दोस्तों ये हो ही गया। अब अपठनीय थी, पढ़ नहीं पाए इनको अपन, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ नहीं पाए। और जो अपने दोस्तों ये आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है, वो उसी वक्त सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, कालीबंगा सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये उसी वक्त में विकसित हुई है। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व का माना जाता है, जो इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं जिसको अपन पढ़ सकते हैं, यानी कि ये टाइम पीरियड है महाजनपद काल से। दोस्तों मैं इसको साफ कर देता हूँ, 1 मिनट, मेरा डस्टर उधर रह गया, उसको देख ले आता हूँ मैं। पहले दोस्तों 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। अब शुरुआत करते हैं अपन। थोड़ा दोस्तों आपका टाइम ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये साफ करना भी ज़रूरी है। दोस्तों आज ये मेरी पहली क्लास है, थोड़ा सहयोग करना, बाकी आगे से मैं हर चीज़ अपने पास में रख के आपको बेटर तरीके से कर पाऊँगा। दोस्तों अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यानी कि पहली जो सभ्यता है राजस्थान की, वो है काली बंगा। दोस्तों इसको समझना, इसके नोट्स तो मैं बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।
इसका लिंक भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो टाइम पीरियड है, कालीबंगा का टाइम पीरियड जो मानते हैं अपन कार्बन पद्धति के आधार पर, यानी C14, इसको अपन कार्बन डेटिंग प्रणाली भी कहते हैं। इसके आधार पर इसका काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। वैसे इसको दोस्तों क्या है, कालीबंगा सभ्यता को 6000 वर्ष पुरानी भी मानी जाती है, 6000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। लेकिन जो ऑथेंटिक जिसे अपन कह सकते हैं कार्बन 14 को ही कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाणिक, इसको प्रमाणिक माना जाता है। तो इसका काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि किसी न किसी सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है, नदी के किनारे विकसित हुई है। तो हर सभ्यता जब नदी के किनारे अगर विकसित हुई है तो ये भी नदी के किनारे विकसित हुई होगी। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई और वो कहाँ पे है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता घगर नदी के किनारे, घगर नदी के किनारे मिली। अब इसको दोस्तों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। घगर नदी भी कहते हैं इसको, इसको नट नदी भी कहते हैं, इसको नट नदी भी कहते हैं, इसी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसी को दोस्तों दृश्यदती, दृश्यदती नदी भी कहते हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे मिली है? घगर नदी के किनारे। घगर नदी को ही नट नदी कहते हैं, घगर नदी को ही दृश्यदती नदी कहते हैं, घगर नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं, और उसी को ही अपन नट नदी का है। यानी कि घगर नदी दोस्तों कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो घगर नदी, नट नदी, सरस्वती नदी और दृश्यदती नदी, तीनों ये चारों एक ही है, अलग नहीं है दोस्तों। अपन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे नट नदी का नाम सुना तो अजीब सा बर्ताव करते हैं कि कोई नट नदी भी होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, घगर नदी ही नट नदी है। अब दोस्तों अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज जिस व्यक्ति ने की थी, यानी शुरुआती अगर अपन बात करें कि सबसे पहले इसकी जानकारी, देखो क्या है, खोज अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन अगर जानकारी की भी तो बात करते हैं ना अपन, तो जानकारी सबसे पहले अगर किसी ने दी है तो वो थे लुइस पी टेस्सीथोरी। यानी कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी लुइस पी टेस्सीथोरी। सर्वप्रथम अगर बात पूछे दोस्तों, अगर ऐसा पूछे खोज नहीं, अगर कालीबंगा जब सभ्यता की अगर बात आ जाए और अगर कोई पूछे कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो वो थी लुइस पी टेस्सीथोरी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज की, तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, इसको एन घोष भी कहते हैं। और वैसे दोस्तों इसके क्या है कि आंकड़े तो बहुत हैं, कोई बताता है 51, कोई बताता है 52, लेकिन अपन अगर राजस्थान बोर्ड की बुक के आधार पर चलें, राजस्थान गवर्नमेंट के आधार पर, तो वो 1952 बताते हैं। तो इसकी, हाँ दोस्तों मैं बताना भूल गया, कालीबंगा जो सभ्यता है वो घगर नदी के किनारे बसी है, लेकिन ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, जो राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिला किस में है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि मैं अभी आपको बता रहा था कि खोज अमलानंद घोष ने की
अब उसको वैसे तो अपन 1951 52 कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा अगर फैक्ट आए एग्जाम में 51 52 आए तो आपको ज़्यादा 52 को ही महत्व देना है। जब 52 नहीं आए तब 51 को, क्योंकि 52 गवर्नमेंट ने माना है राजस्थान सरकार के आधार पर, उनकी किताबों के आधार पर 52 है। वैसे अच्छे जो राइटर है तो वो 51 को भी मानते हैं, लेकिन मैं 52 को ही प्राथमिकता दूंगा दोस्तों। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि अगर 52 नहीं आए तो 51 को ही मानना है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसके उत्खनन की, क्योंकि कोई भी सभ्यता उसकी खोज हुई है, फिर उसका उत्खनन हुआ है। इस उत्खनन होने के बाद में ही अपन को वहाँ से अवशेष मिले हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली है तब, और उनको उनकी शोध करने पे, उनके रिसर्च करने पे ही अपन को उनकी पता चला कि किस काल के रहे होंगे, किस काल के नहीं है। तो दोस्तों इसका जो उत्खनन है 1961 से गुणंतर में किसने किया था? बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। अब दोस्तों मैं एक बार इनका रिवीजन कर देता हूँ, आगे फिर बताऊंगा आपको। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है, तो इसमें जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो काली यानी जो बंगा शब्द है, काली बंगा शब्द का पंजाबी में अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो अपन इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि काली तो पहले ही जुड़ा हुआ है, और अपन ने इसका बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों मैं एक बार इनको रिवाइज कर देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ। दोस्तों क्या है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिली? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिली? हनुमानगढ़ जिले में। भाई मैंने यही कहा ना भाई, कालीबंगा जो ये सभ्यता है ये कहाँ मिली? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ कहाँ है? भारत के राजस्थान राज्य में। अब बात करते हैं इसके काल की, तो काल में कार्बन C14 डेंटिंग यानी कार्बन डेंटिंग प्रणाली के आधार पर 2350 से 1750 माना जाता है। अगर अपन वैसे माने तो ये बहुत प्राचीनतम है, यानी 6000 ईसा पूर्व से पहले की मानी जाती है, लेकिन अपन कार्बन 14 को ही सही मानेंगे कि इसको प्रमाणिक माना जाता है। अब ये किस नदी के किनारे मिली? ये घगर नदी के किनारे, घगर नदी या नट नदी या सरस्वती नदी या दर्शयदती नदी के तट पे विकसित हुई है। सर्वप्रथम इसकी अगर जानकारी किसी ने दी है तो वो थे लुईस पी टेसीथोरी। तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी? लुईस पी टेसीथोरी ने। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि बंगा का पंजाबी में अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहा दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ, जो हाथों में पहनते हैं ना चूड़ियाँ, यानी कि वो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब इसकी खोज की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की? खोज अमलानंद घोष ने की। इसको MN घोष भी कहते हैं, मतलब शॉर्ट नेम इसका MN घोष। उसने की 1952 में की, और उत्खनन किया BK लाल एवं BK थापर ने। यानी कि ये अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1951-52 में, उत्खनन किया 1961 से गुणंतर तक, और बीबी लाल ये बीबी लाल एवं BK थापर ने इसका उत्खनन किया। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ पहले।
दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पे हुआ। कितने स्तरों पे हुआ? 5, यानी कि कितने स्तरों पे? 1, 2, 3, 4 और 5 स्तरों पे हुआ। तो दोस्तों, इसके जो प्रथम व द्वितीय जो स्तर है, और फिर आगे के यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी 5 स्तर हुए ना, प्रथम, द्वितीय, ये है अलग है, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम है। दोस्तों, क्या है कि ये जो मतलब 2 स्तर है, मैंने आपसे कहा है कि 5 स्तरों पे इसका उत्खनन हुआ। जो प्रथम और द्वितीय जो स्तर है वो सिंधु सभ्यता से पहले के हैं, सिंधु सभ्यता से पहले के हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता रही है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि जब 5 स्तरों पे जब इसकी खुदाई हुई, जब 5 स्तरों पे खुदाई हुई 9 सत्रों में, तब कालीबंगा का जो प्रथम और द्वितीय स्तर है वो सिंधु सभ्यता से पहले का है, और तृतीय और चतुर्थ जो पंचम, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सिंधु सभ्यता के समय के निकले हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सिंधु मतलब जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से पहले की थी और सिंधु सभ्यता के साथ में भी थी। मैंने उस टाइम पे भी कहा था दोस्तों आपको, जब आदि ऐतिहासिक काल जब अपन ने देखा था, तो मैंने ये कहा था कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया के समकालीन है, चीन की सभ्यता के समकालीन है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये प्रागैतिहासिक काल में भी आते हैं। तो इसका जो प्रथम और द्वितीय जो स्तर है वो प्रागैतिहासिक काल के रहे हैं, और तृतीय और चतुर्थ, पंचम, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा सिंधु सभ्यता के समय के हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम पाषाण था, फिर तांबा था, फिर तांबा और टिन को मिला के एक युग आया, उसको कहते हैं कांस्य युग। कांस्य युग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एग्जाम में, देखो दोस्तों, कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से, यानी कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसके 2 स्तर सिंधु सभ्यता से पहले के हैं? तो वो कौन सी सभ्यता दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। फिर ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि वो कौन सी सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है जिसके 3 स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन है? कालीबंगा सभ्यता। फिर पूछें कि कालीबंगा सभ्यता किसके समकालीन थी? सिंधु सभ्यता के। इसके अलावा मेसोपोटामिया के, इसके अलावा चीन के। और ये कौन सी युगीन सभ्यता थी? वो थी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, क्या है कि ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये स्वतंत्र भारत का दूसरा, कौन सा? दूसरा पूरा, बहुत से लोग इसको पहला ही बताते हैं मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, दूसरा पुरातात्विक स्थल था जिसकी खोज स्वतंत्र भारत में हुई। स्वतंत्र भारत में हुई, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद में इसकी खुदाई की गई है। जो वो पुरातात्विक स्थल कौन सा था दोस्तों?
कालीबंगा, एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि कालीबंगा सभ्यता की खोज स्वतंत्र भारत में हुई थी या अंग्रेज़ों के वक्त हुई है। तो वो कालीबंगा सभ्यता कब हुई? जब भारत आज़ाद हो चुका था, यानी कि कब? 1952 में। तो भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? ये दोस्तों हुई है कब? स्वतंत्र भारत में। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ क्या? इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों, साथ का साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये एक सुव्यवस्थित नगर था। कैसा नगर था? सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ पे जो मकान बने होते थे, यानी कालीबंगा सभ्यता में जो मतलब ऐसे मकान, अपन कह सकते हैं ऐसे मकान ये बने हुए हैं। दोस्तों ये क्या है? सड़क। मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ, समझना दोस्तों इसको। यानी ये मकान है, और एक ही अपन ने कहा है कि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, यानी इसके नगर सुव्यवस्थित नगर थे इसमें। दोस्तों क्या था कि कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी, अब ये क्या बन गया? समकोण बन गया। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर सड़कें कैसी थी? समकोण में एक दूसरे को काटती थी। यानी कालीबंगा में अगर सड़कें की बात करें तो कैसी थी? समकोण में एक दूसरे को काटती थी। और इनके जो घर होते थे दोस्तों, इनके घर के जो दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर, यानी सड़क पे ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। कैसे? पीछे की ओर, जस्ट हड़प्पा सभ्यता की तरह कह सकते हैं अपन उसको। दोस्तों इसमें क्या था कि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दुर्ग मिले हैं, दुर्गीकृत नगर था ये। तो दुर्ग भी दो प्रकार के मिले हैं। मैं इसको थोड़ा आगे बताऊंगा डिटेल से, थोड़ा एक एक्सप्लेन मैंने किया है। और जो मकान होते थे दोस्तों, मकान की अपन बात करें, मकान कच्ची ईंटों के। कौन सी ईंटों के? कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटों के बने होते थे। इन कच्ची ईंटों को धूप में सुखाकर तैयार किया जाता था। यानी मकान किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों के। किसके? कच्ची ईंटों के। और कच्ची ईंटों के बने होते थे, और किसमें सुखाते थे? धूप में सुखाकर। उनको धूप में सुखाकर तैयार किया जाता था। इसी और मकान किस पद्धति में बने होते थे? ग्रिड पद्धति कह सकते हैं अपन उसको। ग्रिड, जाल या ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड पद्धति में बने हुए थे मकान यहाँ के। ठीक, ये दोस्तों याद रखना, ये पूछते हैं, बहुत से लोग बताते नहीं है। ग्रिड, जाल या ऑक्सफोर्ड कोई भी नाम आ सकता है। धूप में सुखाकर तैयार करते थे। यानी मकान किसके होते थे? कच्ची ईंटों के बने होते थे, और उनको धूप में सुखाकर तैयार किया जाता था, उससे मकान बनते थे। और कच्ची ईंटों के कारण, देखो कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बनते थे, और इन्हीं कच्ची ईंटों के कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने, किसने? दशरथ शर्मा ने
कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? किसको कहा? कालीबंगा को किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। किसकी? सिंधु सभ्यता की। यानी कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। याद रखना दोस्तों, बहुत से अलग अलग नाम हैं, लेकिन आपको दशरथ शर्मा ही याद रखना है। क्या याद रखना है? दशरथ शर्मा को ही याद रखना है। किसको? दशरथ शर्मा को। दशरथ शर्मा ने ही तीसरी राजधानी कहा है। किसकी? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसको? कालीबंगा को कहा है। और किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कहा है। दोस्तों यहाँ मैं एक बार थोड़ा इसको बता दूं, फिर मिटाऊंगा, एक बार रिवीजन करवा दूं, फिर आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, दैट्स राइट। यहाँ जो मकान थे, क्या मकान ग्रिड, जाल या ऑक्सफोर्ड पद्धति पे बने हुए थे। सड़कें समकोण में काटती थी और मकान किसके बने होते थे दोस्तों? कच्ची ईंटों के बने होते थे। कच्ची ईंटें जो धूप में, यानी कि जो बाहर सूर्य की जो धूप है उसमें सुखाकर तैयार करते थे। इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन, ये शब्द याद रखना दोस्तों, दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। दीनहीन सभ्यता किसको कहा जाता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो मकान बने होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे और कच्ची ईंटों को धूप में सुखाकर तैयार किया जाता था और इन्हीं कच्ची ईंटों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि मैंने आपसे बताया था कि जो दशरथ शर्मा थे, कौन? दशरथ शर्मा एक इतिहासकार थे। दशरथ शर्मा एक इतिहासकार थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं 1 मिनट फैन को बंद कर देता हूँ दोस्तों। क्या है कि मेरा मोबाइल हिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एक मोटा तौर पे। मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मकान के साथ में बताना चाहिए था मुझे, लेकिन अब बता देता हूँ। नालियाँ, जो कालीबंगा सभ्यता में जो नालियाँ थी ना दोस्तों, वो किसकी बनी होती थी? लकड़ी की। हाँ, बाद में वो ईंटों के और पत्थरों की बनाने लग गए थे, लेकिन अगर बात करें कि कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ किसकी बनी होती थी, तो वो लकड़ी यानी काष्ठ की नालियाँ, काष्ठ ओब्लिक लकड़ी की बनी होती थी। क्योंकि दोस्तों बहुत पूछते हैं एग्जाम में नालियों के बारे में, इसलिए मैंने बताया। थोड़ा वो क्या मिस हो गया, मकान के साथ मेरे को बताना चाहिए था, मगर मैं बता नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। दोस्तों अपन बात करते हैं अवशेष की। कालीबंगा सभ्यता में क्या मिला? जब खुदाई हुई उस वक्त क्या मिला था दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता में जब खुदाई हुई उस टाइम पे बेलनाकार मोहरें मिली है, बेलनाकार तंदूर मिला है, बैलगाड़ी मिली है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और एक खेत में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। इधर से तांबे का बैल भी मिला है, एक कंकाल भी मिला है जिसकी खोपड़ी में छिद्र थे, कितने? 6।
उसको जब खुदाई किए गए तो वहाँ पे समाधि का कितनी प्रकार की समाधियाँ थी वो मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों मोटे तौर पे कि एक तो इसमें अवशेष में जो मिला है अपन देखते हैं दुर्ग, तो कालीबंगा में क्या मिला है, दुर्ग भी मिला है दोस्तों। दूसरा मिला है बेलना कार मूरे बेलनाकार तंदूर दोस्तों, ये आज भी हनुमानगढ़ जिले में प्रचलित है दोस्तों। ये तंदूर आज भी लोग यूज में लेते हैं। तांबे का बैलगाड़ी, ऊंट की हड्डियां, एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अब दो फसलों की बात करें तो वो दो फसलें कौन सी थी? एक थी दोस्तों गेहूं, एक थी दोस्तों जौ। ठीक है, यानी कि एक साथ यानी कि दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा इसको समझ लो आप ताकि मिटा के और बढ़ाऊं दोस्तों। क्या है कि कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की, जो लकड़ी होती थी ना उसकी बनी हुई थी, यानी काष्ठ की बनी हुई थी क्या? नालियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि अवशेष, मेन चीज होते हैं अवशेष। तो अवशेष कैसे मिले हैं? कालीबंगा में जो अवशेष है दुर्ग मिला है, बेलनाकार मूर्य मिले। मैंने आपसे दोस्तों कहा था कि मेसोपोटामिया कालीबंगा की समकालीन है। क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे भी वही बेलनाकार मूर्य मिली है और यहाँ पे भी बेलनाकार मूर्य मिली है। तो दोनों यानी कि एक ही समय में सभ्यता रही होगी। तो एक ही समय में यानी कि एक टाइम पीरियड में अगर कोई सभ्यता रही होगी तो सेम सी चीज़ें मिलेगी। सेम सी चीज़ें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मिलेगी। तो वहाँ पे क्या था कि बेलनाकार, एक तो बेलनाकार बर्तन और एक बेलनाकार मोहरे, ये कालीबंगा सभ्यता में भी मिली है। कहाँ पे? यहाँ, प्लस मेसोपोटामिया में भी ये मिली है। इसीलिए उसको समकालीन यानी उसके समकक्ष माना जाता है। किसके? कालीबंगा के समकक्ष को माना जाता है मेसोपोटामिया के। समकालीन कौन है? वो। यह बेलनाकार तंदूर मिला है, तांबे का बेल मिला है, ऊंट की अस्थियां मिली है यानी हड्डियां मिली है, बैलगाड़ी मिली है। एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य, एक साथ दो फसलें एक खेत में उगाने के साक्ष्य। और यहाँ क्या था दोस्तों? गेहूं और जौ की फसलें अधिक होती थी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अवशेष काफ़ी हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए बिठाना पड़ रहा बार बार। दोस्तों यहाँ क्या है कि पेन कहाँ गया? एक बच्चे का क्या मिला? कंकाल। एक बच्चे का क्या मिला? कंकाल। यानी जो कंकाल मिला है उस कंकाल की खोपड़ी में, किसमें? खोपड़ी। कंकाल की खोपड़ी, कंकाल की खोपड़ी में क्या मिले? 6 छेद। कंकाल की खोपड़ी में क्या मिले? 6 छेद। 6 छेद कंकाल की खोपड़ी में
6 छेद मिले हैं। ये 6 छेद मिलने के कारण यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण, यानी उस वक्त के लोग शल्य चिकित्सा को जानते थे। किसको? शल्य चिकित्सा के प्रमाण माना जाता है इसको। साथ ही ये 6 छेद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्तिष्क शोध के बारे में, शोध बीमारी का पता चलता है। कौन सी बीमारी का? मस्तिष्क शोध बीमारी का पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 3 प्रकार के समाधान, मतलब 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार मिले। अंत्येष्टि यानी जो अंतिम संस्कार नहीं करते क्या, जब कोई मर जाते हैं तो कोई उसको समाधि, कोई मतलब ज़मीन में गाड़ते हैं, है ना, और कोई जलाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार के मिले। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दोस्तों जो कालीबंगा में जो 3 प्रकार मिला है वो एक तो था पूर्ण समाधिकरण, एक था आंशिक समाधिकरण और एक था दाह संस्कार। ऐसे भी कहते हैं कि उस टाइम पे युगल समाधान भी मिले जो, और ऐसा भी कहते हैं कि प्रतीकात्मक समाधान भी मिला है। कैसा? प्रतीकात्मक। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जो 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार मिले हैं। पहला पूर्ण समाधिकरण, फिर आंशिक समाधिकरण, तीसरा है आंशिक, देखो पूर्ण हो गया, आंशिक हो गया, और दाह संस्कार। दाह संस्कार, ठीक है, ये मिले। अब ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ युगल समाधान मिले, प्रतीकात्मक समाधान, भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों अपन ने देखा है इसमें कि क्या क्या अपन देख रहे हैं उसके अनुसार। तो दोस्तों क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि उस टाइम पे एक बच्चे का कंकाल मिला, उस कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, और 6 छेद मिलने के कारण ऐसा कहते हैं कि मस्तिष्क शोथ बीमारी का पता चला है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे शल्य चिकित्सा रही होगी। कौन चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। दोस्तों 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार मिले हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो था पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। उस टाइम पे युगल समाधान भी मिला है और प्रतीकात्मक समाधान भी मिले हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सबसे लंबी अगर राजस्थान में कोई सभ्यता है ना तो वो ये कालीबंगा ही है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं। एग्जाम के हिसाब से मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मेरे पढ़ाए हुए से लमसम बाहर जाने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि मैं हर चीज़ को एक डिटेल से बता रहा हूँ और बारीक ऐसे नहीं आया बता के चला गया। दोस्तों क्या है कि संस्कृत जो साहित्य है, कौन सा साहित्य है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहु धान्य क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? बहुधान्यक। धान्यक भी कहते हैं, बहुत से बहुधान्य दायक भी कहते हैं। नाम कई हो सकते हैं दोस्तों। बहुधान्य दायक भी कहते हैं,
बहुधान्य कह सकते हैं, मतलब बहुधान्य यानी अन्न, बहुत ज़्यादा अन्न देने वाला, यानी बहुधान्य दायक क्षेत्र भी इसी को कहते थे दोस्तों। पहले जो संस्कृत साहित्य में बहुधान्य दायक जो क्षेत्र आते थे ना, तो भाई कौन सा क्षेत्र है, वो कालीबंगा ही थी दोस्तों। कालीबंगा को क्या कहते थे, बहुधान्य दायक क्षेत्र कहा जाता था दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें क्या है दोस्तों, कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली। तो बहुत से दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत से लोगों के अलग अलग राय है इसमें, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि अग्नि वेदिकाएं, टोटल अग्नि वेदिकाएं 8 मिली है दोस्तों। आप लोग पढ़ते होंगे 7, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग इसके बारे में 7 पढ़ते होंगे, लेकिन आप लेटेस्ट अपडेट आंकड़े देखना। अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अग्नि वेदिकाएं 8 मिली है दोस्तों, किसी कस्म को गलत मत मानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे मिली है दोस्तों। क्या है कि जब बहुत से चबूतरे मिले कालीबंगा सभ्यता में, लेकिन 2 चबूतरे ऐसे थे जिनमें अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड को ही दोस्तों क्या है, अग्नि वेदिका ही माना जाता था। किसको, हवन कुंड को ही अग्नि वेदिका ही माना जाता था। तो एक चबूतरे पे, अब दोस्तों ये क्या है, एक चबूतरा हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये दूसरे चबूतरे की बात कर लेते हैं, इस पे दोस्तों 1 मिली है, तो 7 प्लस यानी 7 + 1 कितनी हो गई, 8, यही तो हुई ना दोस्तों। तो इस पे एक चबूतरे पे दोस्तों 7 मिली है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर 7 + 1। आप लोग 7 ही पढ़ते हो, और अगर, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा प्राथमिकता आपको 7 को ही देनी है, क्योंकि अभी ये चीज़ अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा आपको बताना। और आज भी अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, तो 8 ही आएगी दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपको हर चीज़ में खोल के बता रहा हूँ कि अग्नि वेदिकाएं 8 है, लेकिन कैसे हैं 8, 7 एक चबूतरे पे कितनी है, 7, दूसरे चबूतरे पे कितनी है, 1, दोनों मिला के कितनी हुई, 8। फिर भी अगर 8 ऑप्शन में नहीं हो तो 7 ही करना दोस्तों, पहले 7 को ही करना, जब 7 नहीं मिले तो 8 पे टिक मारना, ठीक है। दोस्तों वहाँ क्या है कि मिट्टी के बर्तन जो मिले थे, कालीबंगा सभ्यता में क्या था, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो हल्के एवं पतले थे। कैसे थे, हल्के और पतले थे, हल्के पतले थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें सुंदरता का क्या था, सुंदरता, नहीं, मतलब सुंदरता का अभाव, और सुडोलता, सुडोलता का भी क्या था, अभाव। यानी कि सुंदरता और सुडोलता का क्या था, अभाव था, नहीं थे। कैसे थे, नहीं थे, सुंदर मतलब थे। बर्तनों का रंग दोस्तों क्या था, लाल रंग का था। कैसा था, बर्तनों का रंग लाल रंग का था, और जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। मतलब मिट्टी के बर्तन थे, हल्के एवं पतले थे, सुंदरता एवं सुडोलता का अभाव था। सुंदरता एवं सुडोलता का क्या था, अभाव था। ये कैसे, किस रंग के थे, लाल रंग के थे। कैसे, लाल रंग के, जिन पे काली और सफेद, दोस्तों कैसी, काली और सफेद, कैसी दोस्तों, काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। लाल रंग के थे, लेकिन जो रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं थी बर्तन पे, आप नहीं बना देते हैं, ये बन गया, ये बर्तन हो गया। अब इस पे जो रेखाएं खींची हुई है, ये रेखाएं, ये काली, ये सफ़ेद, फिर ये काली, फिर ये सफ़ेद, ये कि इस बर्तन का, पूरे बर्तन का रंग क्या था, लाल रंग।
तो ध्यान रखना, बर्तन कैसे थे, लाल रंग के थे, मगर कैसे थे, काली और सफ़ेद रेखाएं उस पर खींची गई थी दोस्तों। और कालीबंगा सभ्यता में जो मर्दभांड, मर्दभांड यानी बर्तन, मर्दभांड यानी बर्तन को कहते हैं दोस्तों, वो गुलाबी मर्दभांड माना जाता है। कैसे माने जाते हैं? गुलाबी, गुलाबी मर्दभांड। और इन्हीं को ही दोस्तों सोती मर्दभांड भी कहते हैं। ये बात याद रखना, कालीबंगा सभ्यता के जो मर्दभांड थे कैसे थे, गुलाबी मर्दभांड थे। और इन्हीं गुलाबी मर्दभांड को क्या कहते हैं? सोती मर्दभांड। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो गुलाबी मर्दभांड कैसे थे, गुलाबी मर्दभांड को क्या कहते हैं? सोती मर्दभांड। और कालीबंगा सभ्यता में कौन से मर्दभांड मिले? गुलाबी मर्दभांड। मर्दभांड यानी बर्तन, है ना। और अपन बात करें कि यहाँ के बर्तन किस रंग के थे, लाल रंग के यानी गुलाबी हो गए। और इन पे रेखाएं कैसी थी? काली और सफ़ेद। मैंने यही तो बताया ना दोस्तों, देखो मिट्टी के जो बर्तन थे और हल्के और पतले थे, उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव था। लेकिन दोस्तों मैंने मकान में एक चीज़ में मिस कर गया था, वो चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ। मकान में क्या थे कि मकान में सुंदरता के अभाव था, लेकिन जो यहाँ के जो फर्श थे ना दोस्तों, मकान के जो फर्श तक, पेन कहाँ गया यार, कहाँ रख दिया मैंने पेन, काले वाला, हाँ गिर गया क्या नीचे? नहीं, हाँ ये रहा। फर्श था दोस्तों, फर्श अलंकृत था, अलंकृत और सुंदर था। जो फर्श था ना, अलंकृत और सुंदर था। कैसा? मकान का, कालीबंगा में। ये बात, इस बात को भूलना तो दोस्तों मैंने भूल गया था, और आपको मैंने दोबारा बताया, मेरे दिमाग में वो चीज़ आई। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें याद आ रही है, तो मैं उस मतलब मेरे हिसाब से दोस्तों मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में परेशानी खड़ी करे। मैं हर चीज़ को पॉइंट यानी टू द पॉइंट, एक एक चीज़ को खोल के बता रहा हूँ दोस्तों। मेरी ये क्या है कि पहली क्लास है, थोड़ा मुझे भी सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग मेरा सहयोग करोगे, मुझे विश्वास है इस बात का। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो मैं उसमें और ज़्यादा अपडेट हो जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पहली क्लास में हर आदमी नर्वस होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मैंने कहा कि दोस्तों संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को क्या कहा है? बहुधान्यदायक क्षेत्र। इस बात को भी याद रखना, ये बहुत पूछते हैं कि आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा बहुधान्यदायक क्षेत्र। जो अच्छी किताबें होंगी उन्हीं में मिलेंगे। दोस्तों फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना आपके भाई, अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरी क्लास को रोक के देख लेना, धीमी करके देखना, सब समझ में आएगी। ये दावा है मेरा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्तों, ना मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ। इतना धीरे कोई बताएगा नहीं आपको, जितना धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता में दो चीज़ हो रही है इसमें, दो या तीन चीज़। कालीबंगा सभ्यता में दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले। दोहरे परकोटे के साक्ष्य, किसके? दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं। साथ में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। मैंने कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा दुर्ग, मैंने पहले ही कहा था बाद में बताऊंगा। दुर्ग था, एक तो गढ़ी दुर्ग था जिसमें राजा महाराजा जो रहते थे। नंबर एक, दो प्रकार के दुर्ग मैंने बोला था। दूसरा दुर्ग था निम्न दुर्ग, जिसमें जनता रहती थी। तो ये कालीबंगा में ही मिले हैं दोहरे परकोटे के साक्ष्य। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो वस्तुएं मिली है कालीबंगा में, जो वस्तुएं मिली है, तो उनको व्यवस्थित रखने के लिए
भाई क्या है कि दोस्तों जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी अवशेष मिलते हैं, उनको व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कालीबंगा सभ्यता ने में जो भी अवशेष मिले हैं, उनको सुव्यवस्थित रखने के लिए राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने 1985 86 में, कब 1985 86 में म्यूजियम की स्थापना की। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में ही की है दोस्तों। यानी कि 1985 86 में एक संग्रहालय की स्थापना की। दैट्स राइट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता में कैसे कालीबंगा जो सभ्यता में जो मिले, क्या मिले? दोहरे प्रकोटे के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जो दुर्ग है वह एक तो गढ़ी दुर्ग है, एक निम्न दुर्ग है। गढ़ी दुर्ग में वहाँ के राजा में रहते थे और निम्न दुर्ग थे। राज्य सरकार द्वारा 1985 86 में एक संग्रहालय की स्थापना की ताकि वहाँ के जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों को सुव्यवस्थित रखने के लिए, यानी व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए एक संग्रहालय की जरूरत पड़ती है। तो वो राज्य सरकार ने 85 और 86 में उसकी स्थापना की। दोस्तों यहाँ पे जो देखो परिवार है, कालीबंगा सभ्यता में जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। कालीबंगा में परिवार कैसे थे? मात्र सत्तात्मक था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे जो कालीबंगा सभ्यता है, ऐसे दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें हैं बताने की जो बहुत, लेकिन वो एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है। अगर कालीबंगा को पढ़ाने बैठे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक है एक एक चीज़ को बारीकी से डिटेल से बताया दोस्तों आपको। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दोबारा मैं एक चीज़ को दोहरान मोटा सरसरी तौर पे बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक मोटे तौर पे और एक दोहरान कर देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता को अपन ने पढ़ा है। कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम जानकारी दी थी लुईस पी टेसीथोरी ने। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन किया 1961 से 69 बीबी लाल और बीके थापर ने किया दोस्तों, है ना? उन्होंने भी किया था। कालीबंगा सभ्यता में जो बंगा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, मोटे ये चीज़ें होती हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो मकान थे, कालीबंगा सभ्यता में जो मकान थे वो ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति पे बने हुए थे। उसको जाल कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, अगर अपन बात करें, हाँ मैं बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता को मतलब सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा दोस्तों। दशरथ शर्मा ने। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। ये ध्यान रखना आप। वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली है, ऊँट की हड्डियाँ मिली है, बेलनाकार तंदूर मिला है, वहाँ तांबे का बेल मिला है, बैलगाड़ी मिले हैं, एक साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो, मतलब एक साथ जुते हुए खेत, यानी कि एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे अग्नि वेदिकाएँ मिली है। 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं। वैसे में हम 8 है, लेकिन एक चबूतरे पे 7 है और दूसरे पे 1 है, यानी कि 8 अग्नि वेदिकाएँ मिली है दोस्तों। वहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे दोहरे प्रकोटे के साक्ष्य मिले हैं। और एक बच्चा था जिसका कंकाल मिला, तो उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। उसको आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये मानव कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा यहाँ पे होती होगी। और ये मस्तिष्क शोध के बारे में वो लोग शोध कर रहे हैं। मस्तिष्क शोध बीमारी के आधार का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों। और वैसे बहुत सी वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना हुई 1985 86 में। बेसिक मैंने, और जो बर्तन थे, मर्दभांड थे, गुलाबी मर्दभांड थे, जिनको सोती मर्दभांड भी कहते हैं। जो बर्तन थे हल्के और पतले थे, जिनमें सुडौलता और सुंदरता का अभाव था। और इनका ये लाल रंग के होते थे। और लाल रंग के साथ साथ में ये हल्की
ये काले मतलब लाल रंग के थे, लेकिन इन पे जो लाइन है यानी जो रेखाएं थी वो रेखाएं कैसी थी, एक तो काली और एक सफ़ेद, मतलब काली और सफ़ेद रंग की उस पर रेखाएं खींची हुई थी। और ऐसा कहते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ का सबसे प्रिय, यहाँ का क्या सबसे प्रिय, यहाँ के जो लोग सबसे प्रिय जानवर मानते थे, जानवर कुत्ते को मानते थे दोस्तों, कुत्ते को मानते थे। वैसे ये लोग गाय, भैंस, बकरी, है ना, ऊंट, घोड़े से परिचित थे, मगर सबसे इनको प्रिय जानवर था कुत्ता। सबसे प्रिय क्या था जानवर? कुत्ता था दोस्तों इनका, अगर बात करें तो कुत्ता था। और यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार के समाधि मतलब अंत्येष्टि संस्कार मिले हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार दोस्तों, लमसम, और एक प्रतीकात्मक समाधान भी मिले हैं यहाँ पे, युगल समाधान भी यहाँ पे मिले हैं। तो दोस्तों मैंने लमसम दोबारा आपको दौरान करा दिया है, और अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो ये तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, मैंने जो पढ़ाया है उससे आप संतुष्ट हो, और अगर मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और पूरी मेहनत से अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली दूसरी क्लास तुरंत आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों इसको शेयर करें। आज दोस्तों मैंने ये मेरी पहली क्लास है, और पहली क्लास से है तो थोड़ा नर्वस मैं भी हूँ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आती जाएगी मैं भी नर्वस होना मेरा बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।